नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनडीबी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन। अगर आपने पहले के जीएस प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक उत्सव के रूप में मनाती है? तो आपको बताना है, यानी कि शोक त्यौहार के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी थारू जनजाति दोस्तों, यानी कि दिवाली के उत्सव को, यानी कि दिवाली के उत्सव क्या शोक के रूप में मनाती है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों थारू जनजाति कहाँ पर मिलती है। थारू जनजाति दोस्तों हिमालय के तराई रीजन में मिलती है। हिमालय के तराई क्षेत्र में दोस्तों मिलती है। तराई क्षेत्र में वो भी कहाँ पे ज़्यादातर प्राय तराई क्षेत्र में, वो भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले तराई रीजन में, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में प्रमुखता मिलती। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों प्रमुखता मिलती है। बात कर लेते हैं दोस्तों थारू जनजाति, और इसके अलावा थारू जनजाति बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शंस की देखते हैं दोस्तों। खासी जनजाति कहाँ पर मिलती है दोस्तों? मेघालय में मिलती है। खासी जनजाति दोस्तों कहाँ पर मिलती है? मेघालय में मिलती है। इसके अलावा ये असम में भी इसकी जनजाति पाई जाती है, मेघालय। देख ले दोस्तों, मेघालय में खासी जनजाति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ये असम में भी पाई जाती है, पूर्वोत्तर में छिटपुट जगह ये पाई जाती है। मुंडा जनजाति दोस्तों बात कर लेते हैं। मुंडा जनजाति ज़्यादातर दोस्तों मध्य भारत के रीजन में पाई जाती है। भील जनजाति दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में, यानी कि प्रमुखता ये वाली जनजाति, प्रमुखता जनजाति मध्य भारत में पाई जाती है, मध्य भारत में। और भील जनजाति दोस्तों, इनकी जनजाति की आबादी सबसे अधिक उत्तर पश्चिम में। बात कर ले तो जनजाति की, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जनजातियों की आबादी दोस्तों अपनी पूरी आबादी में कितने परसेंट है? लगभग 8.5% के आसपास है दोस्तों। ठीक है, लगभग 8.5% के आसपास जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक जनजाति आबादी कौन सी दोस्तों? भील है। सबसे अधिक जनजातीय आबादी, यानी कि अधिक जनजातीय आबादी भील है। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सी जनजातीय आबादी है? मुंडा है। फिर उसके बाद दोस्तों मुंडा जनजातीय आबादी है। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सी? संथाल जनजाति। ध्यान रखना दोस्तों ये क्रम। फिर उसके बाद दोस्तों संथाल जनजाति की आबादी है, यानी कि सबसे अधिक भील, फिर मुंडा, फिर संथाल आबादी का क्रम। दोस्तों बात कर लेते राज्य, यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक है। राज्य में बात कर लेते हो सबसे अधिक एसटी समुदाय किस में है, तो देख लेते दोस्तों सबसे अधिक एमपी में दोस्तों, यानी कि जनजातीय आबादी। फिर दोस्तों उसके बाद महाराष्ट्र में। तो दोस्तों याद रखना महाराष्ट्र में भी जो जनजातीय आबादी है, ऐसा नहीं कि शहरीकरण है, फिर भी वहाँ पे जनजातीय आबादी है। फिर महाराष्ट्र के बाद दोस्तों कौन सा हो गया हमारा? उड़ीसा दोस्तों। क्या हो गया? उड़ीसा राज्य। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा राज्य हो गया। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रयोग के बाद भारत में दूसरे स्थान पर उपयोग होने वाली भाषा कौन सी है? आपको बताना है हिंदी भाषा के बाद सेकंड नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी तमिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए बंगाली। दोस्तों बंगाली भाषा दोस्तों हिंदी के बाद बोली जाने वाली सेकेंड भाषा है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं बंगाली दोस्तों किधर, यानी कि किस क्षेत्र में बोली जाती है बंगाली दोस्तों? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी बोली जाती है, पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में, भारत में पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र या राज्य में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों मराठी कहाँ बोली जाती है। मराठी दोस्तों ज़्यादातर महाराष्ट्र में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में। तेलुगु दोस्तों आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। तेलुगु दोस्तों आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। वहाँ की ये सभी भाषाएं, बंगाली पश्चिम बंगाल की राज्य भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की, तेलुगु आंध्र प्रदेश की, और तमिल दोस्तों तमिलनाडु की। ध्यान रखना दोस्तों, तमिलनाडु की दोस्तों, यानी कि राज्य भाषा है। बात कर लेते दोस्तों क्रम की, बात कर लेते कौन कौन सी भाषाओं का क्रम, यानी कि भाषा बोलने का क्रम। भाषा के उपयोग का दोस्तों क्रम की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी भाषा है। सबसे अधिक दोस्तों भाषा बोली जाती है वो हिंदी भाषा। फिर उसके बाद दोस्तों जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली है। सेकेंड नंबर पे दोस्तों कौन सी आ जाती है? बंगाली। फिर थर्ड नंबर पे दोस्तों कौन सी आ जाती है? मराठी। ध्यान रखना दोस्तों, थर्ड नंबर पे कौन सी? मराठी आ जाती है।
तो दोस्तों ये 3 क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें दोस्तों याद रखना, कई एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी, आपको बताना दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी भागीरथी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला, ऑप्शन सी पद्मा, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों मेघना। जमुना किसे कहते हैं दोस्तों, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है, क्या नाम पड़ जाता है, जमुना। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी गंगा नदी। दोस्तों हमारी गंगा नदी ये निकल रही है, कहाँ से निकल रही दोस्तों गंगा नदी, ये हमारी गंगा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से किस स्थान से, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती। ठीक है दोस्तों, गोमुख नामक स्थान से निकलती है गंगा नदी, और ये बांग्लादेश है। ये क्या है, बांग्लादेश। ये दोस्तों बांग्लादेश है। बात कर लेते हैं दोस्तों निकलती है, क्या हो गई, गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों निकलती है यहाँ पे दोस्तों, इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। यहाँ पद्मा दोस्तों नाम पड़ जाता है। यहाँ से एक निकलती है दोस्तों तिब्बत में चोमयुंगडुंग पर्वत से दोस्तों, कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ये कौन सी नदी दोस्तों हो गई, ब्रह्मपुत्र। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। यहाँ पे दोस्तों इसे बांग्लादेश में प्रवेश करते इसका नाम जमुना दोस्तों पड़ जाता है, इसका नाम जमुना पड़ जाता है दोस्तों। यहाँ से एक नदी निकलती मेघना, मेघना नदी, और मेघना नदी में ये मिल जाती नदी, और ये अंत में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के नाम से गिरती है, मेघना, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों मेघना नदी के नाम से गिरती। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा दोस्तों बनाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं, उसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं, यानी कि उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं। दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। दोस्तों बताना है कि जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, उस स्थान को किस नाम से दोस्तों जानते हैं। तो आपको बताना भागीरथी अलकनंदा मिलती दोस्तों, ऑप्शन ए देवप्रयाग, यानी कि दोस्तों कितने प्रयाग है, 5 प्रयाग है। 5 प्रयाग में जो अंतिम प्रयाग है दोस्तों देवप्रयाग है। देवप्रयाग दोस्तों देख लेते हैं नदियाँ कौन कौन से प्रयाग बनाती है दोस्तों। पहले कौन सी नदी है, एक ये नदी दोस्तों धौली गंगा, कौन सी दोस्तों है, धौली गंगा नदी है, धौली गंगा नदी है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर इसमें दोस्तों विष्णु गंगा नदी आती है, जिसे दोस्तों अलकनंदा भी कहते हैं, अलकनंदा भी कहते हैं या विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, इसे दोस्तों अलकनंदा भी कहते हैं। विष्णु गंगा को दोस्तों अलकनंदा दोस्तों मिलती है, यहाँ से दोस्तों ये अलकनंदा नदी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा हो गई है। अब यहाँ से दोस्तों ये जो प्रयाग बनाया गया, यहाँ पे दोस्तों नदी बनी, उसे किस प्रयाग से के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे नाम से जानते हैं दोस्तों विष्णु प्रयाग। किस नाम से दोस्तों जानते हैं, इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से दोस्तों जानते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये विष्णु प्रयाग के नाम से हो गए। फिर एक दोस्तों और नदी यहाँ से मिलती है, एक नदी दोस्तों और यहाँ से मिलती है, इस नदी का क्या नाम है दोस्तों, विष्णु प्रयाग के बाद दोस्तों ये नंदाकिनी नदी ने, नंदाकिनी दोस्तों नदी मिलती है, और यहाँ पे दोस्तों कौन सा प्रयाग बनाती है दोस्तों, नंद प्रयाग बनाती है। फिर इसके बाद दोस्तों एक और नदी यहाँ से मिलती है, पिंडर नदी, कौन सी दोस्तों, पिंडर नदी, पिंडर नदी दोस्तों मिलती है। यहाँ पे दोस्तों कौन सी प्रयाग बनाती है, कर्ण प्रयाग दोस्तों बनाती है, ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा प्रयाग बनाती है दोस्तों, कर्ण प्रयाग बनाती है। ठीक है दोस्तों, कर्ण प्रयाग बनाती है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक और नदी इधर से निकलती है, मंदाकिनी,
कौन सी दोस्तों नदी यहाँ से मिलती है? नदी मिलती है मंदाकिनी दोस्तों, ध्यान रखना, मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनाती है दोस्तों? इधर रुद्रप्रयाग बनाती। फिर इधर से दोस्तों एक भागीरथी आकर नदी मिलती है अलकनंदा में। अलकनंदा में दोस्तों भागीरथी नदी आकर मिलती है। ये कौन सी नदी है? भागीरथी। भागीरथी दोस्तों, भागीरथी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। गोमुख से, गोमुख यानी गंगोत्री के गोमुख से दोस्तों निकलती है भागीरथी नदी। और यहाँ पे दोस्तों जिस प्रयाग बनाती है उसे दोस्तों किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? देवप्रयाग। तो दोस्तों इसे कौन सा प्रयाग हो गया? ये देवप्रयाग। दोस्तों ये अलकनंदा नदी हो गई, ये अलकनंदा नदी हो गई, अलकनंदा दोस्तों नदी होगी। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं दोस्तों देवप्रयाग बनाती हैं। मंदाकिनी और ये अलकनंदा दोस्तों नदी, ध्यान रखना, मंदाकिनी जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है उसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? रुद्रप्रयाग दोस्तों, रुद्रप्रयाग। इसके अलावा दोस्तों पिंडर नदी और दोस्तों अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसे दोस्तों किस प्रयाग के नाम से जानते हैं दोस्तों? उसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये हो गया दोस्तों। और नंदाकिनी दोस्तों और अलकनंदा जिस नदी से यानी कि जहाँ पे मिलती है उस दोस्तों किस नाम से जानते हैं? नंदप्रयाग। किस प्रयाग से दोस्तों? नंदप्रयाग के नाम से। और जहाँ पे विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है दोस्तों विष्णुप्रयाग। तो टोटल दोस्तों किसने? 5 प्रयाग हो गए। टोटल दोस्तों 5 प्रयाग हो गए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी सुवर्णरेखा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम दोस्तों जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शंस की। शरावती नदी पर दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों स्थित है। सुवर्णरेखा पे दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पे दोस्तों कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार दोस्तों जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी यानी कि कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी शर्करा की, ऑप्शन डी जल की। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन है प्लेटलेट्स। यानी कि दोस्तों यानी कि डेंगू बुखार से दोस्तों किसकी कमी होती है? तो दोस्तों कमी होती है किसकी? प्लेटलेट्स घट जाती हैं दोस्तों। ठीक है, डेंगू बुखार किस मच्छर से होता है दोस्तों? ध्यान रखना, मच्छर जनित रोग है। और किस मच्छर से होता है दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, किस मच्छर से होता है? एडीज एजिप्टी से दोस्तों हो जाता है। एडीज एजिप्टी से दोस्तों ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है एडीज एजिप्टी से दोस्तों ये मच्छर से जनित रोग है दोस्तों। इसके यानी एडीज एजिप्टी से और कौन से रोग हो जाते हैं दोस्तों? ध्यान रखना। और दोस्तों इसी से चिकनगुनिया भी हो जाता है। कौन सा दोस्तों हो जाता है? चिकनगुनिया दोस्तों हो जाता है। चिकनगुनिया हो जाता है दोस्तों, इसी से हो जाता है चिकनगुनिया हो जाता है दोस्तों। इसी से जीका संक्रमण हो जाता है, जीका संक्रमण हो जाता है दोस्तों। डेंगू की दोस्तों डेंगू से ही जीका संक्रमण, और चिकनगुनिया दोस्तों पीत ज्वर इसी से हो जाता है, जिसे दोस्तों येलो फीवर कहते हैं, पीला ज्वर। यानी कि पीत ज्वर या पीला ज्वर दोस्तों इसी के कारण हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो रोग बताना कौन सा दोस्तों HIV द्वारा होने वाला रोग दोस्तों? ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी पीलिया, ऑप्शन डी हैजा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी एड्स। दोस्तों एड्स हो जाता है HIV द्वारा होने वाला रोग दोस्तों कौन सा है? एड्स है। HIV को दोस्तों देख लेते हैं, HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस दोस्तों होता है। इसका नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दोस्तों इसके कारण क्या हो जाता है? इस वायरस से दोस्तों जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है मानव शरीर की वो बिल्कुल घट जाती है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये प्रभावित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है ये।
रोग प्रतिरोधक क्षमता को दोस्तों ये प्रभावित करता है, जिससे यानी कि मानव शरीर के रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बिल्कुल छीड़ हो जाती है। और जब बिल्कुल मानव क्षमता यानी कि छीड़ हो जाती है दोस्तों, फिर कौन सा रोग यानी कि कौन सी यानी कि रोग हो जाता है दोस्तों, एड्स हो जाता है, यानी कि एड्स हो जाता है। उसमें दोस्तों किसी भी यानी कि रोग के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं रहती है। एड्स का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या दोस्तों है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट 6 रोग दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। 6 रोग दोस्तों किससे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी रोग दोस्तों किसकी कमी से हो जाता है, यानी कि किस रोग के कारण होता है दोस्तों, यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से दोस्तों हो जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों हैजा, यानी कि कोलेरी विब्रियो से दोस्तों हैजा हो जाता है, जिसे कॉलरा भी कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपको बताना है रक्त में जो यानी कि लाल रंग होता है किसके कारण होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी WBC, ये दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स है, WBC है। ऑप्शन सी दोस्तों हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हीमोसाइनिन। तो दोस्तों इसको बताना है रक्त में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है। दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा इसका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की दोस्तों यानी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त में दोस्तों लाल रंग रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन की बात कर ले तो दोस्तों हिम है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन में दोस्तों हिम होता है वो दोस्तों क्या करता है, हिम रहता है दोस्तों, वो लाल रंग देता है, यानी कि लाल रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ये जिसका दोस्तों मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। मुख्य कार्य दोस्तों इसका क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है दोस्तों। ये किस में उपस्थित होता है? रेड ब्लड सेल्स में, RBC में दोस्तों उपस्थित होता है, रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो दोस्तों इसको बताना है किसके कौन आहूत करता है, यानी कि कौन संयुक्त बैठक बुलाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो बताना है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि राष्ट्रपति दोस्तों संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। ये किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक की बात की गई दोस्तों, बात कर लेते हैं किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद इसके लिए दिया गया है, अनुच्छेद दोस्तों 108 में, अनुच्छेद दोस्तों 108 में यानी कि संयुक्त बैठक की बात की गई। बात दोस्तों कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता दोस्तों कौन करते हैं? जो भी संयुक्त बैठक होती है दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर दोस्तों करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उसकी यानी कि उनकी अनुपस्थिति में दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी बैठक करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया है। तो बताना आपको, ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी USA। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है USA, यानी कि जो USA से दोस्तों प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ठीक है दोस्तों। USA से बहुत सारे प्रावधान लिए गए, देख लेते कौन कौन से दोस्तों लिए गए, जिसमें एक प्रमुख है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग दोस्तों वो किस यानी कि किसके संविधान से ली गई दोस्तों, वो भी ली गई दोस्तों USA के संविधान से ली गई, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों आपको बताना है। तो अनुच्छेद दोस्तों किस में दी गई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात कर लेते दोस्तों अन्य इसमें दोस्तों लिए गए मूल अधिकारों को दोस्तों लिया गया है, मूल अधिकारों को लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों क्या लिया गया है? इसके अलावा दोस्तों लिया गया है यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, यानी कि कोई भी कानून अगर बन के आता है, विधि बनती है तो दोस्तों इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दोस्तों कहाँ से ली गई है?
इसी संविधान से ली गई। न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन की दोस्तों शक्ति कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई। बात कर लेते हैं दोस्तों रूस के संविधान से जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ली गई वो है दोस्तों क्या? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को दोस्तों लिया गया है, मूल कर्तव्यों को दोस्तों लिया गया। कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया? एक सशक्त केंद्र के साथ संघ होगा, यानी कि सशक्त केंद्र के साथ एक संघ होगा। ठीक है दोस्तों। और बात कर लें अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों कनाडा के संविधान से ली गई। फ्रांस के संविधान से दोस्तों यानी कि फ्रांस के संविधान में बंधुत्व लिया गया है, समता यानी कि जैसे विचार लिए गए फ्रांस की क्रांति से जो यानी कि उद्घाटित हुए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद से संबंधित तो बताना। यानी कि क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद में दी गई? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी यानी कि 79। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 72। यानी कि संविधान में जो क्षमादान की शक्तियाँ दी गई वो किस में दी गई हैं दोस्तों? अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि कौन कौन सी क्षमादान शक्तियाँ दोस्तों हैं, कितने प्रकार से क्षमादान दिया जा सकता है दोस्तों? दोस्तों क्षमादान शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं दोस्तों? 5 प्रकार से दे सकते हैं राष्ट्रपति। कितने प्रकार से? 5 प्रकार। कौन कौन से देख लेते हैं दोस्तों? एक तो दोस्तों क्षमा देना यानी कि बिल्कुल माफ़ कर देना, क्षमा देना यानी कि पूर्णतः माफ़ कर देना, किसी भी दंड से पूर्णतः माफ़ी यानी कि पूर्णतः माफ़ यानी कि पूर्णतः माफ़ कर देना, बिल्कुल क्षमा दे देना बिल्कुल। एक दोस्तों होता है लघुकरण, लघुकरण एक दोस्तों लघुकरण होता है। लघुकरण में क्या होता है कि जो सज़ा की यानी कि अवधि होती है यानी कि सज़ा का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। सज़ा का दोस्तों क्या कर दिया जाता है? रूप परिवर्तन। सज़ा का रूप, जो भी सज़ा उसका रूप परिवर्तन कर दिया। मान लिया किसी को कठोर कारावास की सज़ा दी गई तो उसे एक सरल कारावास में बदल सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद होता परिहार, होता है परिहार है दोस्तों। परिहार में दोस्तों क्या होता है कि सज़ा का स्वरूप बदले बिना सज़ा की अवधि कम कर दी जाती है। इसमें क्या कर देते हैं? सज़ा की अवधि कम कर देते हैं। सज़ा की अवधि क्या कर देते हैं दोस्तों? कम कर देते हैं। सज़ा की अवधि दोस्तों क्या कम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है? विराम में मतलब बिल्कुल विराम कर देना। विराम करने में मतलब किसी व्यक्ति को यानी किसी पर्सन को किसी विशेष परिस्थिति में दोस्तों विराम यानी कि विराम सज़ा का यानी कि उपयोग किया जाता है। विराम की यानी कि प्रावधान किया। मान लिया किसी व्यक्ति का कोई अगर महिला है, अगर मान लिया प्रेग्नेंट है तो उसकी सज़ा विराम कर दी जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है इस स्थिति में दोस्तों विराम यानी कि कुछ विराम कर देते हैं विशेष परिस्थिति में। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, विशेष परिस्थिति में सज़ा माफ़ कर देते हैं या विराम कर देते हैं। विशेष परिस्थिति में सज़ा माफ़ कर देते हैं। परिस्थिति में दोस्तों सज़ा माफ़ कर देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, विशेष परिस्थिति में सज़ा माफ़ कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों है यानी प्रविलंबन। दोस्तों क्या है? प्रविलंबन है। ध्यान रखना, प्रविलंबन में अस्थायी रूप से सज़ा रोक देते हैं। अस्थायी रूप से सज़ा रोक देते हैं। अस्थायी रूप से सज़ा रोक देते हैं। अस्थायी रूप से रोकना। इसमें दोस्तों जो सज़ा है अस्थायी रूप से रोक देते हैं। मान लें किसी व्यक्ति को फांसी दी गई है तो उसे दोस्तों एक बार मौका दिया जाता है कि राष्ट्रपति से क्षमा मांग ले। ये इसके लिए दोस्तों अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शंस की। आर्टिकल दोस्तों क्षेत्र में महान्यायवादी दिया गया है। महान्यायवादी दिया गया दोस्तों, ध्यान रखना, आर्टिकल क्षेत्र में महान्यायवादी दिया गया। इसमें दोस्तों आर्टिकल 79 में संसद का गठन दिया गया है। संसद का गठन दिया गया दोस्तों, ध्यान रखना, संसद का गठन। आर्टिकल दोस्तों 74 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के दोस्तों सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए 267, ऑप्शन बी 263, ऑप्शन सी 262, ऑप्शन डी 266। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 267। दोस्तों इसका 267 राइट आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शंस की। दोस्तों 263 किससे संबंधित है दोस्तों बताना है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषदों से। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषदों से संबंधित है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद
अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। बात कर लेते हैं दोस्तों 262, जो भी दोस्तों यानी कि अंतर्राज्यीय नदी विवाद है, नदी विवाद से संबंधित न्याय निर्णय दोस्तों इसी 262 में दिए जाते हैं। 266 दोस्तों किससे संबंधित है? 266 दोस्तों संबंधित है हमारा यानी कि भारत की एवं राज्य की संचित नीति से, भारत एवं राज्य की संचित नीति से, राज्य की संचित नीति से दोस्तों, संचित नीति एवं लोक लेखा से। ध्यान रखना दोस्तों, संचित नीति एवं लोक लेखा से, लोक लेखा से। ठीक है दोस्तों, संचित निधि प्लस लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 9 का, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 17। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए भाग 9। भाग 9 दोस्तों किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि पंचायतों के बारे में दिया गया है, पंचायतों के बारे में दिया गया। भाग 9 का दोस्तों किससे संबंधित है? भाग 9 का दोस्तों संबंधित है नगर पालिका से, नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों, नगर पालिका परिषद। भाग देख लेते हैं 10 दोस्तों किससे संबंधित है? भाग 10 दोस्तों हमारा किससे संबंधित है? जो भी यानी कि SC ST क्षेत्र हैं, यानी कि उसमें क्षेत्रीय ST ST क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, यानी कि SC SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग दोस्तों 17 आपको कमेंट बॉक्स में बताना किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाई गई थी? दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 के पिट्स एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इसके एलिजा एम्पे थे। कौन थे दोस्तों? एलिजा एम्पे दोस्तों इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बात कर लेते हैं दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। दोस्तों इस एक्ट के तहत दोस्तों यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, बंगाल का गवर्नर था, उसे दोस्तों क्या कहा गया? उसे दोस्तों बंगाल का गवर्नर को दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ध्यान रखना दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों पहले प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। दोस्तों क्या थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी के बाद दोस्तों ये स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अंतरिम सरकार थे, उसके मुख्य थे, उसके यानी कि PM थे अंतरिम सरकार के। जो भी अंतरिम सरकार दोस्तों बनाई गई थी, अंतरिम सरकार थी दोस्तों, अंतरिम सरकार बनाई गई थी दोस्तों, उसके यानी कि मुख्य थे, इसके उसके मुख्य थे दोस्तों, उसके दोस्तों मुख्य थे। बाद में दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बताना। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी ने। दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की। दोस्तों गुलाम वंश इसका नाम क्यों पड़ा गुलाम वंश? दोस्तों इसके जो सारे शासक थे यानी कि किसी न किसी के दोस्तों गुलाम थे, तो दोस्तों इसी का नाम गुलाम वंश पड़ा इसे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दोस्तों ध्यान रखना किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था।
दोस्तों ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके बाद इसने दोस्तों कब स्थापना की, इसने दोस्तों स्थापना की दिल्ली सल्तनत की 1206 में दोस्तों, 1206 में दोस्तों इसने स्थापना की दोस्तों। इसने दोस्तों राजधानी कहाँ रखी, राजधानी दोस्तों रखी लाहौर से, यानी कि लाहौर से ही शासन किया इसने, दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। ठीक है दोस्तों, इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, लाहौर से ही शासन किया दोस्तों। इसे लाख बख्श की भी उपाधि दी गई दोस्तों, किसकी, लाख बख्श, लाखों में दान देने वाला इसे कहा गया, लाख बख्श की दोस्तों इसे उपाधि दी गई, लाखों में दान देने वाले के कारण दोस्तों इल्तुतमिश ने, बात करते हैं दोस्तों इल्तुतमिश ने, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दोस्तों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसने दोस्तों राजधानी दिल्ली को बनाया, राजधानी दोस्तों किसे बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शंस की। दोस्तों अन्य ऑप्शंस में देखते हैं दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी दोस्तों, खिलजी वंश की। जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए। तो दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार यानी कि दिए गए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों भाग 1 में क्या दिया गया, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिया गया, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिए गए। ठीक है दोस्तों, राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हो गए। भाग 2 में दोस्तों क्या दिया गया, भाग 2 में दोस्तों नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है भाग 2 दोस्तों नागरिकता। भाग 3 दोस्तों मूल कर्तव्य देख लिया, यानी कि मूल अधिकार देख लिया। भाग 4 दोस्तों किससे है, डीपीएसपी से दोस्तों, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी अर्थतंत्र में कब लाया गया, आपको बताना है। एलपीजी दोस्तों एल से हो गया लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स अर्थतंत्र में कब अपनाए गए। तो आपको बताना ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1991। दोस्तों 1990-91 के दौर में दोस्तों यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। 1990-91 में दोस्तों क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। ठीक है दोस्तों, यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व में इतना धन नहीं था कि हम 1 महीने तक का भी दोस्तों आयात कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था तब उसके बाद दोस्तों एलपीजी रिफॉर्म अपनाया गया, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, एलपीजी रिफॉर्म में क्या था, लिबरलाइजेशन किया गया, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि नीतियों में उदारीकरण किया गया। जो भी सरकारी यानी कि संस्थाएं थी या सरकारी जो भी यानी कि कंपनियां थी उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया और वैश्विक रूप से अर्थतंत्र को खोला गया, यानी कि वैश्वीकरण किया गया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों यानी कि किसके काल में आया दोस्तों एलपीजी रिफॉर्म्स, देख लेते हैं दोस्तों किसके काल में आया, यानी कि नरसिम्हा राव, यानी कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखना दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों प्रधानमंत्री थे। और उस समय दोस्तों यानी कि वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, ध्यान रखना वित्त मंत्री दोस्तों मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी दोस्तों थे, मनमोहन सिंह जी दोस्तों वित्त मंत्री थे। उन्हीं ने दोस्तों ये प्रस्ताव लाए थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा किसकी रचना, बताना आपको। ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी रामानुज। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर दोस्तों मिताक्षरा के रचनाकार हैं दोस्तों विज्ञानेश्वर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल्हड़ की रचना कौन है दोस्तों, राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी कल्हड़ की दोस्तों रचना है। बात करते हैं दोस्तों कुतुबन की कौन सी रचना है, मृगावती। ध्यान रखना दोस्तों कुतुबन की दोस्तों कौन सी रचना है, मृगावती दोस्तों रचना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मध्यकाल में जहांगीर के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया, बताना। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन डी बर्नियर। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंस दोस्तों, यानी कि जहांगीर के दरबार में आए थे। कब दोस्तों आए थे, 1608-9 में आए थे दोस्तों, 1608 और 9 में दोस्तों आए थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इब्न बतूता किसके काल में आए थे। इब्न बतूता दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों। अब्दुल रज्जाक दोस्तों विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के काल में, विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के काल में आए थे, देवराय द्वितीय के काल में आए थे दोस्तों। ठीक है। बर्नियर दोस्तों किसके काल में आए थे? औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल में आए थे। ठीक है दोस्तों, बर्नियर दोस्तों औरंगजेब के काल में आए थे। ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।